सर्दियों का मौसम, गुनगुनाती धूप सर आंखों पर फैलते ही लोग अपने साथियों के साथ छुट्टी का लुत्फ उठाने आ पहुंचे हैं। करीब 1500 लोगों की भीड़ ब्रिटिश काल में बनी इस अद्वितीय कला के नायाब जोड़ को देखने पहुंची है। एफआरआई सिर्फ एक नायाब कलाकृति का उदाहरण ही नहीं, बल्कि यहाँ मौजूद विभिन्न संग्रहालय, फोटो गैलरी, विश्व स्तरीय बोटेनिकल गार्डन और बिल्डिंग के चारों ओर फैली हरी घास के मैदान भी आकर्षण का केंद्र हैं। मेरा नाम अमित जोशी है। मैं दूसरी बार आया हूँ। मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा है। जो ये 5 ईंटें यूज करी हुई है। फर्स्ट टाइम एफआरआई आई हूँ और जो ये एफआरआई की बिल्डिंग है ब्रिटिश टाइम की है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे म्यूजियम देखने को मिलेंगे, सिल्वीकल्चर और बहुत सारे अलग अलग म्यूजियम है अंदर। एफआरआई से मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका निर्माण 1906 में प्रमुख रूप से किया गया। इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो रिसर्च इन फॉरेस्ट्री और वैज्ञानिक प्रबंधन को जरूरी समझने के लिए इसकी बुनियादी शुरुआत लगभग 150 साल पहले 1855 में की जा चुकी थी, जब ब्रिटिश भारत में पहली बार जंगलों के मैनेजमेंट के लिए नीतियों का गठन किया गया। इसी दौर में पहली बार भारत में रेलवे ने अपनी दूरियां मापना शुरू कर दिया था। वन नीतियों के गठन के साथ उत्तर भारत के जंगलों का महत्व व इमारती लकड़ियों की प्रजाति का अपार भंडार ब्रिटिश हुकूमत को अपनी ओर लुभाने लगी थी, जिसका प्रमाण वन अनुसंधान संस्थान व भारतीय जंगलों के लिए किए गए शोध व नीतियां आज भी देती हैं। मई 1852, जब अंग्रेजी हुकूमत पूर्ण रूप से अपनी एक छत्र राज को कायम करने में निपुण थी, शासन की बागडोर को संभालने के साथ अपने कार्यों को सुविधापूर्ण संचालित करने के लिए ब्रिटिशकालीन भारत को विकास की राह मिल चुकी थी, जिसमें मुख्यतः रेल निर्माण, सड़कें, बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियां आदि। विकास के कार्यों को बड़े स्तर पर पूर्ण करने के लिए लकड़ियां किसी खजाने से कम न थी, जिसकी भरपाई के लिए जंगलों का दोहन अत्यधिक मात्रा में निरंतरता से चलता रहा। उत्तर और मध्य भारत में रेल पटरी का निर्माण लकड़ियों की खपत को बढ़ावा दे रही थी। रेल पटरी निर्माण के साथ अंग्रेजों के लिए उत्तर भारत के जंगल और भी ज्यादा कीमती साबित हुए। जल्द ही अंग्रेजी हुकूमत को भारत में जंगलों के प्रबंधन की जरूरत महसूस होने लगी, ताकि वन संपदा का प्रबंधन व दोहन योजनाबद्ध तरीके से किया जा सके। भारत में रेलवे व और भी ऐसे कंस्ट्रक्शन हुए जिनके लिए टिम्बर मुख्य संसाधन थे। आने वाले समय में लकड़ियों की कमी को महसूस होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वनों के प्रबंधन को अपनी विकास धारा में जोड़ा। फॉरेस्ट कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की कोशिशें शुरू की गई, जिसके परिणाम स्वरूप आज फॉरेस्ट्री सेक्टर में एफआरआई यानी फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बेस्ट एग्जाम्पल है। अगस्त 1862 जब ब्रिटिश हुकूमत यह तय कर चुकी थी कि भारतीय जंगलों का दोहन ऐसे किसी भी तरीके से ना किया जाए जिससे जंगलों को नुकसान पहुंचे। 3 अगस्त 1855 इसी मेमोरेंडम के तहत 1864 में जंगल व इससे संबंधित मामलों के लिए एडवाइजर के तौर पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के पद को सृजित किया गया। भारतीय इतिहास के अनुसार प्रथम बार डॉक्टर डिट्रिच ब्रेंडिस इस पद के लिए नियुक्त किए गए। डॉक्टर ब्रेंडिस वही व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जंगलों को साइंटिफिकली क्लासिफाई किया और जिसके परिणाम स्वरूप ही इनको फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री का दर्जा भी दे दिया। आज भी फॉरेस्ट्री में इनके क्लासिफिकेशन को अपनाया जाता है। सन 1878 में इनकी दी गई सलाह पर ब्रिटिश सल्तनत के द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल में टॉस नदी की उत्तरी ओर रेंजर्स के प्रशिक्षण के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई, जिसके बाद 1884 में केंद्रीय ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको अपने अधीन लेकर इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1900 के शुरुआती दौर में फॉरेस्ट स्कूल ने अपने उत्कृष्ट कार्य को ऊंचाइयों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था।
सिल्वीकल्चर सिस्टम, वुड्स पैथोजेनिक लैब, रासायनिक लैब, नर्सरी डेवलपमेंट, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट जेनेटिक्स जैसे मुख्य प्रारूपों पर काम शुरू हो चुके थे। इस वक्त तक रेंजर्स की ट्रेनिंग के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी वनों के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों की चर्चा केंद्रीय ब्रिटिश सरकार के उच्च अधिकारियों को भी सुनाई देने लगी थी। उस समय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के पद का काम यह था कि वनों में होने वाली गतिविधियों व कार्य की सूचनाओं को सरकार के साथ साझा करें, और इस पद कार्य को डॉक्टर ब्रांडिस बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे थे। ब्रांडिस की अगवानी में वन संरक्षण नीतियों को नई दिशा मिलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन काफी बार वन नीतियों को लेकर ब्रिटिश हुकूमत और ब्रांडिस के विचारों में विरोधाभास होते रहे हैं। वैसे तो एडवाइजर के प्रस्ताव को हर बार सरकार का समर्थन मिले ऐसा नहीं था, परंतु इस बार ऐसा नहीं हुआ। वन संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले डॉक्टर ब्रांडिस का मानना था कि जहां भारतीय वनों पर सरकार का पूर्ण अधिकार है, साथ ही साथ वनों से संबंधित कुछ अधिकार नीतियां वहां रह रहे समुदाय और जनजातियों को भी मिले। वन संरक्षण नीतियों को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपियन देशों के वन नीतियों का उदाहरण लेकर नीतियों का निर्माण किया जाए, ताकि भारत की जनजाति व समुदाय को भी वन संरक्षण कार्य में प्रतिभाग करने को मिले। और इस प्रस्ताव को ब्रांडिस द्वारा 1872 में ब्रिटेन में हुई बैठक में प्रस्तुत किया गया। इसी प्रस्ताव के साथ आगे चलकर भारत की वन संरक्षण नीतियों में सुधारीकरण देखने को मिला। 5 जून 1906 पहले से अस्तित्व में आई इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम पर पुनर्स्थापित किया गया। यह वही दौर था जब इंजीनियर्स अपनी नई तकनीकों के साथ भवन निर्माण के लिए प्रायः स्थान, डिज़ाइन, वास्तुकला के लिए शोध कार्य में जुटे थे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पदोन्नत अधिकारी व फॉरेस्ट ऑफिसर्स द्वारा वनों के लिए सम्मानित कार्यों को निरंतरता मिलती जा रही थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्बेरियम का गठन, पल्प एंड पेपर के लिए कारखाने का प्रस्ताव व कार्यशाला के लिए निर्माण इत्यादि। इंजीनियर्स की काफ़ी शोध मशक्कत के परिणाम स्वरूप भवन निर्माण के लिए टॉस नदी के पश्चिम में 7 एकड़ स्थान का चुनाव किया गया, जिसे कि कुर्सीनुमा रूप दिया गया। स्थान के चुनाव के बाद वहाँ की ज़मीनी स्थिति को वैज्ञानिक ढंग से परखा गया। साथ ही साथ भवन निर्माण को अच्छा रूप देने के लिए विभिन्न तरीकों के डिज़ाइन के खाका तैयार किया गया, जिनमें से मुख्य तौर पर C.G. ब्लूमफील्ड की मेहनत रंग लाई। C.G. ब्लूमफील्ड के ग्रीको रोमन शैली में तैयार भवन का नक्शा अति सराहनीय साबित हुआ, जिसके पश्चात भवन के डिज़ाइन को भूतल पर उकेरना शुरू किया गया। इंजीनियर यह जानते थे जितनी मेहनत ब्लूमफील्ड और अन्य कार्टोग्राफर द्वारा डिजाइन तैयार करने में की गई है, उससे कहीं ज्यादा चुनौती वाला कार्य उस डिजाइन को जमीन पर उतारने में होगा। अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी व उच्चतम कारीगरों के साथ इंजीनियर्स की टीम ने भवन निर्माण को अंजाम देना शुरू कर दिया था। जहां लाहौरी ईंटों व चुने पत्थर के जोड़ का समावेश भवन के निर्माण को मजबूती दे रहा था, वहीं भवन की शिल्पकला भवन की खूबसूरती को और बढ़ावा दे रही थी। चूने के उत्कृष्ट जोड़ इस भवन की बुनियादी ताकत बनी, जिसके कारण आज भी बदलते रहे मौसम के आगे ये भवन अडिग खड़ा है। इंजीनियर्स तो तब हैरान हुए जब ईंटों का समावेश दुनिया की सबसे बड़ी विशुद्ध ईंट संरचना बन गई, और इसी तर्ज पर FRI का नाम उस समय के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 450 हेक्टेयर में निर्मित पहाड़ी हिमालय की पृष्ठभूमि के साथ संलग्नित यह इमारत उत्तम जोड़ व उत्तम शैली में निर्मित है। आखिरकार चीड़ की छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों से इमारत की छत ढकी गई तथा आसपास के मैदानों को सीढ़ीनुमा आकार देने के साथ कई प्रकार के पेड़ पौधों को तरीकेबद्ध रूप से रोपण किया गया। अंततः इस इमारत को बनने में लगभग 7 साल और 3 महीने का समय लगा और 90,12,000 की भारी लागत से इमारत का निर्माण पूरा हुआ।
1926 यही वह समय था जब एफआरआई को पुरानी जगह चांदबाग से वर्तमान जगह पर स्थानांतरित किया गया। 7 नवंबर 1929 का यह दिन, जब भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन द्वारा इस इमारत का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया। वर्ष 2004 वन अनुसंधान संस्थान द्वारा अपना शताब्दी वर्ष पूरा किया गया।